हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो हम चर्चा कर रहे थे आमेर के इतिहास के बारे में। जयपुर में जो आमेर है उसके इतिहास के बारे में देख रहे थे। सर्वप्रथम हमने इसके बारे में देखा था कि आमेर में एक नदी बहती थी जिसका नाम ढूंढ नदी। ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाया था। आर्य में शासन किया था मीणाओं ने। उसके बाद में बड़गुजर यहाँ पर शासन स्थापित करते हैं। नरवर अंपिक के जंगल से 1137 में कुश के वंशों का आगमन हुआ था। क्या कहलाए थे? कछवा कहलाए थे। दुलेराय या तेजकर्ण के द्वारा आमेर में कछवा सत्ता की स्थापना की जाती है। कहा जाता है ये कुश के वंशज थे। राम के पुत्र थे, लव और कुश है। उनमें से कुश के जो वंशज है वो क्या कहलाए थे? कछवा कहलाए थे। इनके द्वारा यहाँ पर कछवा सत्ता की स्थापना की गई थी। पहले इन्हें कुशवा कहा जाता था, समय अंतराल के बाद में इन्हें कछवा कहा जाने लगा। इनके द्वारा 1150 में अम्बावती नगरी आमेर को बसाया गया था। इसके बाद में शासक आते हैं कोकिल देव। 1207 में शासक कोकिल देव के द्वारा आमेर को राजधानी बनाया गया था। आमेर को राजधानी बनाया गया था। इसके बाद में शासक हमने देखा था पृथ्वीराज कछवा है, जो खानवा के युद्ध में लड़े थे और लड़ते हुए मारे जाते हैं। इसके बाद में शासक आते हैं अपने पूर्णमल है। पूर्णमल के बाद में शासक आए थे भीमदेव है, और भीमदेव के बाद में शासक आते हैं आमेर के कर्दन सिंह कछवा है। कर्दन सिंह कछवा के काल में सांगा कछवा ने सांगानेर बसाया था। इन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। राव सिक्खा के द्वारा इनके काल में शेखावटी प्रांत बसाया गया था। सिक्कर, चूरू और झुंझुनू इस क्षेत्र में आते हैं। तो शेखावटी प्रांत बसाने वाला व्यक्ति कौन सा था? राव सिक्खा के द्वारा इनका स्थापित किया गया था। आसकन कछवा को बारमल ने कहा था कि तू रतन सिंह कछवा को जहर दे दे। तो आसकन कछवा के कहने पर, बारमल के कहने पर आसकन कछवा ने किसको? रतन सिंह कछवा को जहर दे दिया था। अतः उनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में अपने शासक बनते हैं भारमल जी। तो भारमल जी दो चीजों से परेशान थे, एक तो गरकले से, दूसरे मीणाओं से थे। तो उन्होंने अकबर से संधि की थी, अकबर से सहायता मांगी थी। मजनू खां चगताई से के द्वारा इनकी मुलाकात कराई गई थी। दोनों ने सांगानेर में प्रथम मुलाकात की थी। 1562 में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला है और अपनी पुत्री का विवाह इनके पुत्र से किया था। अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ अकबर के साथ करते हैं, जो प्रथम राजपूत मुगल विवाह था। इसके बाद में इन्होंने अपने पुत्र और पौत्र की नियुक्ति अकबर के दरबार में कर देते हैं, और बारमल के बाद में शासक बनते हैं इनके बेटे भगवान दास। भगवान दास अकबर के 5000 के मनसबदारों में से थे। उन्होंने प्रताप को बनाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल में इनको भेजा था। इनको तीसरे शिष्टमंडल में भेजते हैं। सरनल यूपी का जो क्षेत्र है वहां पर पागल हाथी को पकड़ा था। अपनी वीरता का परिचय अकबर को देते हैं। इसके बाद में अगले शासक आते हैं भगवान दास के बाद में शासक बनते हैं मान सिंह। कौन से आते हैं? मान सिंह फर्स्ट है। तो मान सिंह फर्स्ट बहुत ही छोटी उम्र में इनके दरबार में चले गए थे। 1550 में इनका जन्म होता है। 1562 में अकबर की सेवा में चले जाते हैं। तो मात्र 12 वर्ष की आयु में अकबर के दरबार में चले जाते हैं। तो इनका लालन पालन अकबर ने किया था। अतः ये अकबर के दत्तक पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें अकबर के द्वारा फर्जंद की उपाधि दी गई, यानी बेटा कहते हैं फर्जंद के रूप में। यह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इन्हें 7000 का मनसबदार नियुक्त किया गया था। इन्हें सबसे ज्यादा अकबर के द्वारा मनसबदार जो दिया जाता था वो किसे दिया जाता था? मान सिंह को दिया जाता था। मान सिंह ने अपने सैन्य अभियानों की शुरुआत रणथंभौर सैन्य अभियान से करते हैं। प्रताप को बनाने के लिए इनको भेजते हैं, प्रताप को पकड़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन विफल हो जाते हैं। अतः अकबर के द्वारा जब प्रताप को ये नहीं पकड़ पाते हैं तो इनसे मनसबदारी छीन ली जाती है और उनको दरबार से निकाल दिया जाता है। यहाँ से निकलने के बाद में आमेर की तरफ आते हैं और यहाँ पर अपना कार्य निर्माण स्थापित करते हैं। लेकिन थोड़े ही समय बाद अकबर को इनकी पुनः जरूरत पड़ती है। अकबर फिर इन्हें बुलाता है और लाहौर, उड़ीसा, बंगाल इनका सूबेदार नियुक्त करता है। वहां पर अभियानों को भेजता है। वहां जो अभियान चलाए गए थे उन अभियानों में इनको भेजता है। उन अभियानों में ये रहते हैं। तो वहां पर केदार को हराकर ये शीला माता की मूर्ति लाए थे। शीतला माता की मूर्ति जयपुर में स्थापित की गई है। अष्टभुजा की मूर्ति है। मेला नवरात्रों में लगता है। 2.5 प्याले शराब चढ़ाए जाते हैं। कहा जाता है ये माता शराब का सेवन करती है। अतः नवरात्रों में जब मेला लगता है तो यहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है। इनकी पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत की याद में जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया था। जगत शिरोमणि का मंदिर यहाँ पर बनवाया गया था। इन्होंने वृंदावन में राधा गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। मान सिंह स्वयं वहाँ पर निर्माण करवाते हैं। कहते हैं मीराबाई जिस कृष्ण की पूजा करती थी वो मूर्ति यहाँ पर लाते हैं और इस मंदिर में स्थापित करते हैं। बाद में अंतिम समय में इनका देहांत हो जाता है। एलिचपुर में इनका देहांत हो जाता है 1614 में। इसके बाद में अगले शासक आते हैं 1621 से लेकर 67 तक अपने जय सिंह। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आमेर के अगले शासक कौन से आते हैं? जय सिंह। जय सिंह फर्स्ट 1621
21 से लेकर 1667 ईस्वी तक अमेरिकी शासक रहते हैं जय सिंह। तो हमने पहले भी देखा था कि शाहजहां थे, उसके 4 बेटे थे। शाहजहां के 4 बेटे थे। दारा था, शुजा, मुराद, औरंगजेब। दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब। तो जय सिंह था वो किसकी तरफ? दारा की तरफ लड़ रहा था। शाहजहां का सेनापति था, शाहजहां के दरबार में रहता था। तो जय सिंह को शाहजहां ने कहा कि तू दारा का साथ देगा, तो जय सिंह के द्वारा दारा का साथ दिया गया था। तो ये युद्ध कौन सा होता है? धरपत का युद्ध है, अंतिम में लड़ा गया था। कब होता है? 1658 में। 1658 में धर्मत का युद्ध कहां पर होता है? अंपी में। धर्मत के युद्ध में जय सिंह के द्वारा साथ किसका दिया गया था? दारा का है। यह युद्ध किस किस के बीच में होता है? यह दारा व औरंगजेब के मध्य होता है। इसमें कौन जीत जाता है? इसमें यह जीत गया था। तो जय सिंह बीच युद्ध में बीच में ही वापिस आ जाता है। जय सिंह युद्ध में गया था, लेकिन वहां से वापिस बीच में ही आ जाता है। बाद में इनके दोनों के मध्य एक युद्ध होता है, जो कौन सा कराया था? दुराई का युद्ध। कौन सा कराया था? दुराई का युद्ध है 1659 में। दुराई का युद्ध ये कहां लड़ा गया था? अजमेर में। दुराई का क्षेत्र है, कहां पर लड़ा जाता है? अजमेर में। तो इसमें औरंगजेब जीत जाता है, औरंगजेब जीत गया। दुराई के युद्ध में जब औरंगजेब जीत जाता है तो जय सिंह दरबार में किससे रहता था? शाहजहां किसकी तरफ लड़ रहा था? दारा की तरफ लड़ रहा था। तो जब यह जीत जाता है तो जय सिंह इसको छोड़कर किसके दरबार में आता है? औरंगजेब के दरबार में आता है। तो सेवा में श्रीमान पधार रहे हैं, तो जय सिंह औरंगजेब के दरबार में आता है। जय सिंह जब औरंगजेब के दरबार में आता है तो औरंगजेब के द्वारा जय सिंह को उपाधि दी जाती है। इन्हें उपाधि प्रदान की जाती है कि तुम्हें मिर्जा राजा जय सिंह कहा जाएगा। इन्हें उपाधि किसकी दी जाती है? मिर्जा राजा जय सिंह। तो जब औरंगजेब जीत जाता है तो इसने देखा अपने को तो फायदा किस तरफ होगा? अपने को तो जय सिंह सोच रहा है कि अपने को फायदा औरंगजेब की तरफ होगा, तो ये औरंगजेब के दरबार में चला जाता है। जैसे ही औरंगजेब के दरबार में पहुंचता है तो इसे उपाधि दी जाती है, मिर्जा राजा जय सिंह की उपाधि दी जाती है। जय सिंह के द्वारा जब इसके दरबार में नियुक्ति कर ली जाती है तो इसे मिर्जा राजा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसके द्वारा? जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? ये अपने औरंगजेब के द्वारा किसी जय सिंह को है। दक्षिण के अभियानों में मुगलों की तरफ से दक्षिण में अभियान चले थे। शिवाजी और संभाजी मराठा थे, उन मराठाओं के विरुद्ध मुगल अपना अभियान चलाते थे उनको हराने के लिए है। तो दक्षिण के अभियानों में मुगलों की तरफ राजपूत राजा लड़ा था वो कौन सा था? है जय सिंह है। वो शासक कौन सा था? अपना जय सिंह है। कहां का है? जय सिंह है, आमेर का शासक है। मुगलों की तरफ से लड़ने वाला राजपूत शासक कौन सा था? अपना जय सिंह है। वो इनकी तरफ से क्या है? लड़ा था। अब औरंगजेब को दक्षिणी अभियानों में स्वयं ने जाकर किसको भेजा गया था? जय सिंह को। पहले हमने देखा था जसवंत सिंह राठौड़ था। जब हमने इतिहास पढ़ा था मारवाड़ का तो वहां के शासक जसवंत सिंह राठौड़ है। जसवंत सिंह राठौड़ को दक्षिण के अभियानों में भेजा गया था। दक्षिण के अभियानों में विफल हो जाता है तो उसके बाद में औरंगजेब के द्वारा दक्षिण में कौन से थे? शिवाजी, और दूसरे कौन से थे? संभाजी। शिवाजी व संभाजी के विद्रोहों को दबाने के लिए जय सिंह को भेजते हैं कि जो दक्षिण में शिवाजी और संभाजी है, मराठा है, वो अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार से लोगों को परेशान करते हैं तो तुम उनको अपने तरफ मिलाओ। तो शिवाजी और संभाजी थे, उनका मुख्य कार्य क्या करना था? लूटपाट करना था। लूटपाट क्या करते थे? लूटपाट करना था। तो जय सिंह के सहयोग से
1665 में संधि होती है, उस संधि का नाम क्या था? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि। 1665 में शिवाजी व जय सिंह की आपस में एक संधि होती है। जय सिंह को ये कहते हैं कि हम इस प्रकार नहीं करेंगे। इस संधि का नाम क्या था? पुरंदर की संधि है। यह किसके सहयोग से होती है? मिर्जा राजा जय सिंह के सहयोग में। मिर्जा राजा की उपाधि इन्हें किसके द्वारा दी गई थी? तो औरंगजेब के द्वारा, जब इनके अधिकार में आ जाने पर उसे क्या दी जाती है? मिर्जा राजा जय सिंह ने। मिर्जा राजा जय सिंह ने। तो अब शिवाजी और संभाजी, इनमें पुरंदर की संधि हो जाती है, दोनों आपस में क्या मिल जाते हैं। बाद में शिवाजी व संभाजी को किसी भी आयोजन में बुलाया जाता है, एक आयोजन किया जाता है, उस आयोजन में बुलाया जाता है। औरंगजेब ने दरबार लगाया था। औरंगजेब दरबार लगाता है, कहां पर? नागौर में। नागौर में अकबर ने भी दरबार कहां लगाया था? नागौर में लगाया था। सुलह को नीति बनाई थी, शुक्र तालाब बनाया था। उसी प्रकार औरंगजेब एक दरबार लगाता है, कहां पर है? नागौर में। ठीक है, नागौर में बुलाता है। नागौर के साथ साथ यह राजस्थान के बाहर की अगर बात करते हैं, कहां पर दरबार लगाता है? आगरा में। आगरा में दरबार बुलाया जाता है। तो औरंगजेब दरबार बुलाता है, राजस्थान में, नागौर में है, और उसके बाद में अगर बाहर की अगर बात करते हैं, आगरा में बुलाया गया था। ठीक है, तो उस समय शिवाजी व संभाजी आगरा में जब दरबार बुलाया था, नागौर वाले तो उन्होंने क्या आयोजन किया था? राजस्थान की तरफ है। जबकि बाहर की अगर बात करते हैं तो आगरा में दरबार बुलाया, वहां शिवाजी व संभाजी, उनके सामने पुरंदर की संधि होगी, तो शिवाजी व संभाजी को बुलाया जाता है और पेश किया जाता है। शिवाजी व संभाजी, शिवाजी व संभाजी को इस आगरा के दरबार में बुलाया जाता है और औरंगजेब उन्हें भला बुरा कहने लगता है। कहता है कि तुम इस प्रकार लूटते हो, तुम इस प्रकार करते हो, कहना नहीं मानते हो। ठीक है, तो साधारण लोगों में खड़ा कर दिया गया और इन्हें भला बुरा कहा गया। इन्हें क्या है? भला बुरा कहा गया है। ये इन्हें बात पसंद नहीं, ये इन्हें बात पसंद नहीं थी। शिवाजी व संभाजी को यह बात पसंद नहीं आती है। सभा में जब भला बुरा कहा जाता है तो शिवाजी व संभाजी इनके विरोध करते हैं। विरोध करने पर इनको पकड़ लिया जाता है, पकड़ लिया गया। बुलाया तो क्या था? बातचीत करने के लिए था। आगरा में इन्हें बातचीत करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन शिवाजी व संभाजी को जिससे सामान्य से लोगों में खड़ा किया जाता है, तो वो इतने दक्षिणी भारत के बहुत मराठाओं में सबसे ऊंचे स्तर के रहने थे। लेकिन जब इन्हें साधारण लोगों में खड़ा कर दिया जाता है तो ये अपना अपमान समझते हैं, अपमान समझते हैं। और इसमें औरंगजेब इन्हें भला बुरा भी कहता है। तो ये क्या विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं कि आप इस प्रकार हमारे साथ क्या बदसलूकी कर रहे हो। आप हमें बुलाया तो किसके? बातचीत के लिए था, दरबार बुलाया था, दरबार में बातचीत के लिए। फिर यहाँ इन्हें से क्या पकड़ लिया जाता है। शिवाजी व संभाजी को पकड़ लिया गया था और पकड़कर वहां जेल में डाल दिया जाता है। इनको पकड़कर वहीं जेल में डाल दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। तो शिवाजी व संभाजी को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। तो दोनों बाप बेटे एक ही जेल में थे, दोनों बाप बेटे एक ही जेल में थे। ठीक है, तो उन्होंने जब इन्हें शिवाजी व संभाजी को जेल में डाल दिया जाता है, बंदी बना दिया जाता है इनको, तो उसके बाद ये क्या करते हैं? दोनों को जिस महल में डाला था, जिस महल में डालते हैं, वहां पर दोनों को एक ही कुटिया में रखा गया था। तो दोनों षड्यंत्र करते हैं और उनके दरबार में फूलों की टोकरियां, जहां पर इनको रोका गया था, बंदी बनाया गया था, वहां पर फूलों की टोकरी आती थी। तो फूलों की जैसे ही टोकरी आती है, फूलों की जैसे ही टोकरी आती है, तो पिता पुत्र उन फूलों की टोकरी में से फूल निकाल देते और ऊपर फूल करके उसके अंदर नीचे खुद बैठ जाते हैं, अंदर बैठ जाते हैं और टोकरी में छिप करके भाग जाते हैं। टोकरी में छिपकर भाग गए शिवाजी व संभाजी, टोकरी में छिपकर भाग गए, टोकरी में छिपकर भाग गए। तो जब ये टोकरी में छिपकर भाग जाते हैं तो इसका मूलतः प्रमुख जो दोष किसको देता है? जो औरंगजेब है वो दोष देता है जय सिंह को। दोषी किसको ठहराया था? जय सिंह को दोषी ठहराया जाता है कि तेरी वजह से वो भागे। तो उन्हें ध्यान नहीं रखा, तेरी वजह से वह भागे। शिवाजी व संभाजी कहे तेरी वजह से छुपकर भाग गए हैं, तू उनको पकड़ करना, तू उनको
पकड़ कर ला, यदि पकड़ कर नहीं लाएगा तो तेरे को जहर दिया जाएगा, तेरे को जहर दिया जाएगा। तो क्या है, जय सिंह पुनः उनको पकड़ने में नाकामयाब होता है और जय सिंह को औरंगजेब के द्वारा जहर दिलवाया गया। जय सिंह के द्वारा क्या इनको जहर दिया गया था, जो असफल होने के कारण यह बुरहानपुर में 1667 में जय सिंह का देहांत हो जाता है। तो इस प्रकार 1621 में जय सिंह शासक बनता है अमेर का और 1667 तक रहता है। जब शासक बनता है तो उस समय शाहजहां के पुत्रों में दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब 4 पुत्र थे। चारों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा, यानी गद्दी पर कौन बैठे, गद्दी पर कौन बैठेगा। शाहजहां किसकी तरफ था, शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा की तरफ था, दारा शिकवा है उसकी तरफ था कि इसको मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करूंगा। तो जय सिंह क्या है, दारा की तरफ युद्ध लड़ने के लिए गया था। दरमद का युद्ध होता है 1657 में हम्पी में, इस युद्ध में इनका साथ देता है। बाद में 1669 में दुराई का युद्ध अजमेर में होता है, इसमें जय सिंह था वो किसकी तरफ हो जाता है, जीत कौन जाता है, औरंगजेब जब दुराई के युद्ध में जीत जाता है तो जय सिंह किसके दरबार में नियुक्त होगा, औरंगजेब के दरबार में नियुक्त होता है। जैसे ही औरंगजेब के दरबार में जाता है तो औरंगजेब के द्वारा इसे मिर्जा राजा जय सिंह की उपाधि दी जाती है। उपाधि कौन सी आती है, मिर्जा राजा जय सिंह की उपाधि दी थी और अपने दरबार में नियुक्त किया था। तो अब दिल्ली दरबार में बैठा औरंगजेब किससे परेशान था, मराठों से। दक्षिणी भारत में जो मराठा थे वो सभी को, जितने भी मुगल सल्तनत के शासक आए थे सभी को परेशान करते थे, अकबर को भी, अकबर के बाद में उनके बेटे जहांगीर को, शाहजहां को, और इसी प्रकार आगे की कड़ी में औरंगजेब तक के वो परेशान करते थे। क्योंकि दक्षिणी भारत में मराठाओं का राज था, मराठाओं की सत्ता थी, वो अपने हिसाब से क्या लूटपाट किया करते थे और गरीबों में बांट दिया करते थे। दक्षिणी भारत में बाजीराव पेशवा, शिवाजी व संभाजी का मुख्य कार्य लूटपाट करना और गरीबों में बांट देना था। तो इन्होंने अपने अभियान में औरंगजेब के द्वारा जय सिंह को दक्षिण में भेजा गया था। दक्षिणी अभियानों में उनको दबाने के लिए भेजता है। दक्षिण के अभियानों में शिवाजी व संभाजी को दबाने में जय सिंह सफल हो जाता है। जय सिंह के सहयोग से 1665 में पुरंदर की संधि होती है और इसमें शिवाजी व संभाजी को बुलाया जाता है। नागौर में, राजस्थान में है, और बाहर की अगर बात करते हैं आगरा में एक दरबार बुलाया जाता है और उस दरबार में इनको बुलाया जाता है, पेश किया जाता है। बंदी बना लिया था इनको और इनको पेश किया जाता है। जब साधारण लोगों में पेश किया तो इन्होंने अपमान समझा था इनको, उन्होंने भला बुरा कहा, तो इनको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है। आगरा में स्थित जयपुर महल जेल में इनको डाल दिया जाता है बंदी बनाकर। लेकिन थोड़े ही समय बाद ये वहां से छुटकर टोकरी में छुटकर भाग जाते हैं। टोकरी में छुटकर भागने के कारण इसमें औरंगजेब कहता है जय सिंह को, या तो उन्हें दोबारा पकड़ कर ला, दोबारा उनको पकड़ कर ला, मेरे सामने पेश कर, यदि तू उन्हें पकड़ कर नहीं लाएगा तो तेरे को मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो बेचारा जय सिंह कोशिश करता है लेकिन दोबारा इनको पकड़ने में विफल हो जाता है। अतः जय सिंह को जहर दे दिया जाता है। 1667 में बुरहानपुर में इसका देहांत हो जाता है। जय सिंह का देहांत हो जाता है 1667 में। अब जय सिंह के क्या क्या कार्य करवाए, जय सिंह ने आमेर में किस किस प्रकार के कार्य करवाए ये। एक तो जय सिंह के दरबार में बिहारी सतसई के लेखक बिहारी रहा करते थे। पहला तो पॉइंट कौन सा है, जय सिंह के दरबार में बिहारी सतसई के लेखक बिहारी रहा करते थे। जय सिंह के दरबार में एक तो बिहारी सतसई थे, उसके लेखक है बिहारी जी है वो रहा करते थे, वो इनके दरबार में रहते थे। इसमें जयगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ। जयपुर के जो जयगढ़ दुर्ग है, जयपुर में जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। और जयगढ़ दुर्ग पर तोप ढालने का कारखाना करवाया। तो पहला क्या है, इनके दरबार में बिहारी सतसई के लेखक बिहारी जी रहा करते थे। दूसरा, जयपुर में जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किनके द्वारा बनाया गया था, जय सिंह के द्वारा बनाया गया था।
इसमें अगर हम बात करते हैं जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, तोप डालने का कारखाना बनाया गया था। तो यहाँ पर कौन सी है, जयबान तोप बनाई गई थी। जयगढ़ दुर्ग के अंदर की बात करते हैं तो तोप कौन, जय सिंह के द्वारा कौन सी तोप बनाई गई थी, जयबान तोप बनाई गई, जयबान तोप बनाई। एक बार चली है जयबान तोप जो बनाई गई है जयगढ़ दुर्ग में है, क्योंकि यहाँ इनके द्वारा तोप ढालने का कारखाना बनाया गया था। तोपें हैं जयपुर में, तो जब इनके तोप ढालने का कारखाना की अगर हम बात करते हैं तो इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया, जय सिंह के द्वारा कराया गया। इन्होंने जयबान तोप बनाई थी। तोप का नाम क्या था, जयबान तोप बनाई थी। ये एक बार चली, अभी तक एक बार चली है। यह एशिया की सबसे बड़ी तोप है, एशिया की सबसे बड़ी तोप। एक बार चली है। गोला कहां पर गिरा है, चाकसू। जयपुर में क्या आता है, चाकसू। गोला चाकसू में गिरा। गोला इसका कहां पर गिरा है, एक बार इसको चलाई गई है। एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी आती है, जयबान तोप है। कहां पर है, जयगढ़ दुर्ग में। किसके द्वारा बनाई गई थी, जय सिंह के द्वारा बनाई गई थी। और यह कहां पर, इसमें एक बार तोप चली है और इसका गोला कहां पर बना है, चाकसू में। कोलेरा तालाब के अंदर इसका क्या है, गोला बना है। तो इस प्रकार जय सिंह के द्वारा बिहारी सस्से के लेखक बिहारी जी इसके दरबार में रहते थे। बिहारी सस्से के लेखक, ये बहुत बार आता है, किसके दरबार में बिहारी सस्से के लेखक जी कहा करते थे, वो कौन से आते हैं, जय सिंह। इसके बाद में बिशन सिंह शासक। इसके बाद में आमेर के शासक कौन से आते हैं, बिशन सिंह है। बिशन सिंह के बाद उनकी मृत्यु हो जाने के बाद 1700 से लेकर 1743 तक, बिशन सिंह की मृत्यु के बाद आमेर की बहुत सारे शासक आते हैं। बिशन सिंह की मृत्यु के बाद में शासक 1700 लेकर 1747 तक। बिशन सिंह की अचानक मृत्यु हो जाती है। आते हैं जय सिंह सेकंड। जय सिंह सेकंड, जय सिंह फर्स्ट का कार्यकाल 21 से लेकर 67 तक रहता है। इसके बाद में बिशन सिंह थोड़े समय के लिए आते हैं। उसके बाद में शासक बनते हैं जय सिंह सेकंड है। शासक कौन बनता है, जय सिंह सेकंड है, जिनका कार्यकाल 1700 लेकर 1743 तक रहता है। 1700 लेकर 1743 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। जय सिंह सेकंड की अगर बात करते हैं तो 7 मुगलों के समकालीन शासक है। प्रश्न पूछा जाएगा कि आमेर का वह शासक बताइए जो 7 मुगलों के समकालीन सत्ता में रहा था, वो कौन सा आता है, अपना जय सिंह सेकंड है। अगर 7 मुगल शासकों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है औरंगजेब, बहादुर शाह फर्स्ट है, जादर शाह है, फरुख शेर है, रवि उद्दौला है, रवि उफ जात है, और अगर हम बात करते हैं कौन सा आता है, रंगीला है, मोहम्मद शाह रंगीला है। अंतिम कौन सा आता है, रोशन अख्तर या मोहम्मद शाह रंगीला है। औरंगजेब, बहादुर शाह, जादर शाह, फरुख शेर, रफी उद जात है, रफी उद्दौला है, और अंतिम शासक कौन सा कहते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला है, रोशन अख्तर है। कौन सा आता है, रोशन अख्तर या मोहम्मद शाह रंगीला है। तो 7 मुगलों के समकालीन शासक रहा था। 7 मुगलों के नाम नहीं पूछते, वैसे पूछ लिया जाता है कि स्वाई जय सिंह कितने मुगलों के समकालीन सत्ता में रहा था, तो वो कौन से आते हैं, 7 है। औरंगजेब, बहादुर शाह, जादर शाह, फरुख शेर, रफी उद्दौला है, रफी उद्दौलाजात है, और मोहम्मद शाह रंगीला है। मोहम्मद शाह रंगीला इसके दरबार में इनके समकालीन रहे थे। इनके द्वारा वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था, वेधशालाएं बनवाई। तो जय सिंह सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो उनके द्वारा वेधशालाएं बनवाई गई। जब जयपुर में आएंगे तो आप देखेंगे कि इनके द्वारा वेधशालाएं बनवाई गई। तो वेधशालाएं किसके द्वारा बनाई गई थी, सॉरी जय सिंह के द्वारा बनाई गई थी। ये 5 वेधशालाओं का निर्माता था। इनके द्वारा वेधशालाएं कितनी बनाई गई थी, 5 वेधशालाएं बनवाई गई थी। तो सॉरी जय सिंह सेकंड की अगर हम बात करते हैं, ये निर्माता था कितने, 5 वेधशालाओं का निर्माता था। इसकी अगर हम बात करते हैं, नक्षत्रों की शुद्ध सारणी, धूप कड़ी है, जंत्र मंत्र का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया।
तो इसमें लिखेंगे नक्षत्रों की शुद्ध सारणी, धूप घड़ी व जंतर मंत्र का निर्माण करवाया। जब प्रवाही जंतर मंत्र देखने के लिए जाएंगे तो वहां पर ऊपर की तरफ एक धूप घड़ी का निर्माण करवाया गया। नक्षत्रों की शुद्ध सारणी है, नक्षत्र देखे जाते हैं, उसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण अपना जय सिंह सेकंड के द्वारा करवाया जाता है। इनके द्वारा कितनी 5 वेधशालाएं बनवाई गई। वेधशालाएं कितनी थी? 5 है। अगर इन वेधशालाओं की बात करते हैं तो दिल्ली सबसे पुरानी वेधशाला है। 5 वेधशालाओं में अगर बात करते हैं तो दिल्ली सबसे पुरानी वेधशाला है। इनके द्वारा जो 5 वेधशालाएं बनाई गई है उनमें से जो दिल्ली की वेधशाला है वो सबसे पुरानी वेधशालाओं की श्रेणी में आती है। दिल्ली की वेधशाला सबसे पुराने की वेधशाला में आती है। और दूसरी अगर हम बात करते हैं जयपुर में वेधशाला, जयपुर सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। 2010 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो दिल्ली की सबसे पुरानी वेधशाला की श्रेणी में आती है। जयपुर की अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ी है। इसके अलावा इनके द्वारा मथुरा, बनारस और उज्जैन, मथुरा, बनारस, उज्जैन में वेधशालाएं स्थापित की गई। तो जय सिंह की अगर हम बात करते हैं, पहला पॉइंट 7 मुगलों के समकालीन शासन सत्ता में रहे। औरंगजेब था, बहादुर शाह, जहादर शाह, फरूख सैयद, रफी उद्दौला है, रफी उद्दल जात है और मोहम्मद शाह रंगीला है। मोहम्मद शाह रंगीला है। इन सभी के सामने कौन रहता है? जय सिंह सेकंड दरबार में रहता है, अमेरिका शासक रहता है। इसके द्वारा 5 वेधशालाएं बनवाई गई थी। सबसे अगर पुरानी की अगर बात करते हैं तो वो क्या है? सब दिल्ली की है, सबसे बड़ी जयपुर वाली है। इसके अलावा मथुरा है, बनारस और उज्जैन में इनके द्वारा वेधशालाएं स्थापित की गई है। इनके द्वारा अगर हम बात करते हैं जल महल, जल महल चंद्र पैलेस, जल महल चंद्र पैलेस और सिटी पैलेस का निर्माण करवाया गया। जयपुर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जल महल जब देखने जाएंगे तो उसका निर्माता कौन सा आता? अपना जय सिंह सेकंड है। चंद्र महल का निर्माण कौन किया जाता है? इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो नाहरगढ़ बना है, जिसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़, जयपुर में आएंगे तो नाहरगढ़ की तरफ ऊपर जाते हैं तो नाहरों के लिए गढ़ बनाया गया था। इसका निर्माता कौन से आते हैं? जय सिंह सेकंड है। तो इससे क्या सारा जयपुर दिखता है, तो इसके निर्माता अपने जय सिंह सेकंड है। सुदर्शनगढ़ इन्हीं से बनाया गया था। इन्हीं के द्वारा 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर बसाया गया था। जय सिंह सेकंड के द्वारा 18 नवंबर सन 1727 को जो जयपुर अपना वर्तमान स्वरूप देखते हैं उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1727 में इनके द्वारा की गई थी। उस टाइम इसे जयनगर कहा जाता था। 18 नवंबर सन 1727 को जयनगर या जयपुर की स्थापना की जाती है। वो शासक कौन से थे? जय सिंह सेकंड थे, उनके द्वारा जयपुर बसाया जाता है। इसका वास्तुकार अगर हम बात करते हैं तो बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य वास्तुकार, बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य। तो जयपुर का जयनगर जो बसाया गया था उसका कोई वास्तुशास्त्र के हिसाब से बताने वाला व्यक्ति होगा। तो वास्तुकार कौन सा था? बंगाली ब्राह्मण था जिसका नाम क्या है? विद्याधर भट्टाचार्य है। विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा यहाँ का की गई थी। और इसकी नींव कौन रखता है? जगन्नाथ पुंडरीक। नींव किसने रखी थी? जयपुर जयनगर जब बसाया जाता है तो उसकी नींव रखने वाला कोई व्यक्ति, तो उसका नींव रखने वाला कौन सा था? जगन्नाथ पुंडरीक के द्वारा जयनगर जयपुर की नींव रखी गई थी। तो जगन्नाथ पुंडरीक था, वो रत्नाकर था, उसके द्वारा नींव रखी गई थी। और वास्तुकार इसका कौन सा था? अपना वास्तुकार था बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य था। बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य था। इनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। अश्वमेध यज्ञ प्रश्न पूछा जाता है कि अश्वमेध
यज्ञ का आयोजन आमेर के किस शासक के द्वारा करवाया गया था? बरसात के लिए करवाया गया था। तो लंबे समय तक चलने वाला यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन इनके द्वारा करवाया गया था। तो इसके पुरोहित कौन से थे? जगन्नाथ पुंडरीक रत्नाकर थे, वो इसके पुरोहित थे। पंडित जी कौन से थे? वही है, नियम रखने वाले हैं। तो जगन्नाथ पुंडरीक रत्नाकर है, वो इसके क्या कहलाते हैं? नियम रखी थी, और वो इसके क्या कहलाते हैं? यज्ञ किया था। तो अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित यानी पंडित जी कौन से थे? जगन्नाथ पुंडरीक रत्नाकर है, उनके द्वारा इस अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। कहा जाता है जय सिंह सेकंड ने मारवाड़ व मेवाड़ से बचने के लिए यहाँ पर घोड़ा छोड़ता है। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता है, तो उसमें एक घोड़े को छोड़ा जाता है। घोड़े को जब छोड़ा जाता है तो मारवाड़ व मेवाड़ की सीमाओं पर रोक लगा दिया जाता है, यानी केवल आमेर और जयपुर के आसपास घोड़े को दौड़ाया जाता है। इनमें से जो पकड़ेगा उसको वीरता का पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसमें क्या, दीप सिंह नाम का एक व्यक्ति था, उसने यह घोड़ा पकड़ा, यह जीत गया था। तो मारवाड़ में मेवाड़ की तरफ न जाकर न घोड़े को न जाने दिया और अपने ही जयपुर के आसपास घोड़े को दौड़ाया गया था। यह अश्वमेध यज्ञ के दौरान जो घोड़ा छोड़ता है उसकी बात हो रही है। उसको किसने पकड़ा था? एक दीप सिंह कछवा था, उसने इस घोड़े को पकड़ा। तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है? जय सिंह सेकंड के द्वारा। इस यज्ञ का आयोजन मारवाड़ व मेवाड़ की सीमाओं को रोककर फिर किया गया था। मारवाड़ व मेवाड़ की सीमाओं को रोका जाता है और इसका आयोजन किया जाता है। इसमें दीप सिंह कछवा ने, जयपुर का दीप सिंह कछवा है, उसके द्वारा इस घोड़े को रोका गया था और पकड़ा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो स्वाई जय सिंह, जय सिंह की उपाधि सेकंड की क्या थी? स्वाई जय सिंह। स्वाई जय सिंह ने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। पहले विधवा विवाह कम हुआ करते थे, तो स्वाई जय सिंह के द्वारा विधवा विवाह को बढ़ावा दिया गया। स्वाई जय सिंह ने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। पहले जिन महिलाओं के पति का देहांत हो जाता था वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन जैसे ही जय सिंह सत्ता में आते हैं वे इसको बढ़ावा देते हैं कि आप दोबारा शादी कर सकते हैं। तो विधवा विवाह को बढ़ावा देने वाले बहुत बार प्रश्न आया है। शासक कौन से आते हैं? जय सिंह, जिसे स्वाई जय सिंह कहा जाता है। इनके दरबार में कवि कलानिधि कहते थे। अगर हम बात करते हैं उनके दरबार में तो क्या बिहारी शास्त्री के लिए बिहारी जी रहा करते थे। अगर हम बात करते हैं स्वाई जय सिंह के दरबार में कवि कलानिधि रहते थे, के दरबार में कवि कलानिधि रहते थे। इसके दरबार में ही स्वाई जय सिंह के दरबार में कवि रहते थे, इसका नाम क्या है? कलानिधि है। तो कवि कलानिधि स्वाई जय सिंह के दरबार में रहा करते थे। इनके दरबार में हम बात करते हैं ने यूनानी लेखक, अगर हम बात करते हैं यूनानी लेखक यूक्लिड है, उनकी जो रचनाएं हैं उनका अनुवाद किया। इनके द्वारा अगर हम बात करते हैं ने यूनानी लेखक यूक्लिड की जो रेखागणित था उसका संस्कृत में अनुवाद किया। कौन सा व्यक्ति था जिसने यूक्लिड की रेखागणित का संस्कृत में अनुवाद करता है? वो अपने स्वाई जय सिंह के उनके द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा स्वाई के द्वारा ग्रंथ लिखे थे जय सिंह कारिका और जीज मोहम्मद शाही। जय सिंह के द्वारा दो ग्रंथ लिखे गए थे। एक तो कौन सा था? जय सिंह कारिका, जय सिंह कारिका है, और दूसरे का नाम कौन सा कहलाता है? जीज मोहम्मद शाही है। यह भेंट की थी मोहम्मद शाह रंगीला। भेंट किसको की थी? मोहम्मद शाह रंगीला। इनके दरबार में इनके समकालीन थे मोहम्मद शाह रंगीला है। सबसे अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला थे, मुज्जम का नाम था। आजम और मुज्जम है उनकी अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद शाह रंगीला है। तो इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट की थी, ये लिखते हैं। तो इन्होंने उपाधि दी थी महाराजा धीराज राजेश्वर स्वाई। क्या चीज? मोहम्मद शाह रंगीला को जय सिंह के द्वारा भेंट किया गया था। जय सिंह कारिका और जीज मोहम्मद शाही, जीज मोहम्मद शाही मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पर थी। तो उन्होंने इन्हें क्या उपाधि दी थी? महाराजा धीराज राजेश्वर स्वाई।
इनके द्वारा मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा जय सिंह को महाराजा धिराज राजेश्वर की उपाधि है वो प्रदान की जाती है, वो उपाधि इन्हें प्रदान की जाती है। अब आमेर का शासक था जय सिंह, आमेर का शासक था जय सिंह। इधर भरतपुर का था चूड़ामन जाट, चूड़ामन जाट, भरतपुर का शासक था चूड़ामन जाट है। और इधर अपना जयपुर आमेर का शासक कौन सा था? जय सिंह। इसका एक भतीजा था, चूड़ामन जाट का एक भतीजा था। तो मोहम्मद शाह रंगीला के काल में चूड़ामन जाट हुआ था, इसका एक भतीजा था बदन सिंह, बदन सिंह है। तो बदन सिंह और इनके बीच में अनबन हो जाती है। भतीजा बदन सिंह था, दिग का शासक था, ठीक है। तो दिग का शासक था, तो जय सिंह के द्वारा इनमें आपस में अनबन हो जाती है। इनका भतीजा था बदन सिंह। तो इसने इसको कहा कि तू क्यों काम खा के अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, मैं तेरी सहायता करूंगा। तो बदन सिंह इसके कहने पर, बदन सिंह इसके कहने पर इसकी तरफ मिल जाता है। चूड़ामन जाट को छोड़कर के जय सिंह का सहयोग देता है, इसे वर्ष की उपाधि दी जाती है। जय सिंह था, जय सिंह के समकालीन मोहम्मद शाह रंगीला थे। मोहम्मद शाह रंगीला के समय एक चूड़ामन जाट था, भरतपुर का था, उसका भतीजा था, उनमें दिन का शासक था। तो उसने क्या अनबन हो जाती है। अनबन होने के कारण इसको जय सिंह को कहता है मोहम्मद शाह रंगीला के तो किसी प्रकार कर, इसने क्या है इसके भतीजे को अपनी तरफ मिलाया, इसके भतीजे को अपनी तरफ मिलाया था और इसे ब्रजराज की उपाधि थी, ब्रजराज की उपाधि बदन सिंह को प्रदान करता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ब्रजराज की उपाधि किन्हें दी गई थी। तो ब्रजराज की उपाधि बदन सिंह को दी जाती है और देने वाला व्यक्ति कौन सा था? जय सिंह के द्वारा दी जाती है। अब स्वाई जय सिंह की मृत्यु हो जाती। स्वाई जय सिंह की मृत्यु होने के बाद में इसके दो पुत्र थे, एक तो आता है ईश्वर सिंह और दूसरा माधो सिंह। तो स्वाई जय सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो इसके बेटे कितने थे? दो। दोनों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, उत्तराधिकार का युद्ध होता है जो किस नाम से जाना जाता है? राजमहल का युद्ध टोंक। तो इसके बेटे कितने हैं? ईश्वर सिंह है और माधो सिंह है, ईश्वर सिंह और माधो सिंह है। बेटे पहला तो आता है ईश्वर सिंह और दूसरा आता है माधो सिंह। ईश्वर सिंह ने माधो सिंह को कहा कि तो अपने पिताजी को निपटा दे, तो अपने पिताजी को निपटा दे। तो इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी, इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी, ठीक है। माधो सिंह के द्वारा कहने पर ईश्वर सिंह ने माधो सिंह को कहा कि तो अपने पिता की हत्या कर दे, तो पिता की हत्या कर दी जाती है, पिता का देहांत हो जाता है। फिर दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसे राजमहल का युद्ध कहा जाता है। 1747 में उत्तराधिकार का युद्ध कहां पर होता है? राजमहल टोंक। उत्तराधिकार का युद्ध कहां पर होता है? राजमहल में टोंक में। दोनों भाइयों के मध्य यह युद्ध लड़ा जाता है कि सीधे पर मैं बैठूंगा, ये कहता है गद्दी पर मैं बैठूंगा। तो दोनों के मध्य यह युद्ध लड़ा जाता है। तो इसमें 1700 ये जीत कौन जाता है? ईश्वर सिंह जीत जाता है, ईश्वर सिंह जीत गया, ईश्वर जीत जाता है और ईश्वर लाट का निर्माण बनाता है। जयपुर में जब चौड़ा रास्ता की तरफ जाते हैं तो वहां पर एक लंबी सी इस प्रकार की बिल्डिंग है, इस प्रकार की एक लंबी सी बिल्डिंग का आयोजन किया गया है। तो ये कौन सी आती है? ईश्वर लाट है, ये सरगासुली भी कहा जाता है। इसका निर्माण ईश्वर सिंह जीत जाता है, तो जीतने के बाद इसका निर्माण करवाता है, ठीक है। इसमें जीतने के बाद में क्या है? इसका निर्माण कराता है। बाद में मराठाओं से भयभीत होकर इसने आत्महत्या कर ली, मराठाओं से भयभीत होकर आत्महत्या कर ली। तो मराठा आते हैं जयपुर की तरफ, जो मराठा आते हैं तो उनसे ये भयभीत हो जाता है क्योंकि ईश्वर सिंह को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। उनसे भयभीत होकर ये इसी सरगासुली ईश्वर लाट पर चढ़ता है और वहां से कूद जाता है, आत्महत्या कर लेता है। तो आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार ईश्वर सिंह का देहांत हो जाता है। इसके बाद में शासक बनता है माधो सिंह। तो इसके द्वारा सर्वप्रथम 1763 में माधोपुर बसाया गया था, श्री माधोपुर बसाया गया।
1763 में माधव सिंह के द्वारा सर्वप्रथम पहला कार्य क्या किया जाता है, श्री माधोपुर बसाया जाता है। और यह अगर हम बात करते हैं शासन मराठों का कत्लेआम का आदेश दिया, शासक बनते क्या करता है, कत्लेआम का आदेश। मराठों को जहां दिखे वहां मारो, क्योंकि इसकी वजह से इसका भाई मारा गया, इसलिए यह मराठाओं को मारने का आदेश देता है, कत्लेआम का आदेश देता है। कत्लेआम यानी जहां दिखे वहां मार दो। इनके द्वारा मोती डूंगरी महल बनवाया गया। जयपुर में जो मोती डूंगरी महल है, मोती डूंगरी मंदिर बनाया गया, महल का निर्माण कौन करता है, माधव सिंह के द्वारा जयपुर में जो मोती डूंगरी महल है उसका निर्माण करवाया गया। तो माधव सिंह ने 63 में माधोपुर बसाया था और मोती डूंगरी महल का निर्माण करवाता है। इसमें अगर हम बात करते हैं सील की डूंगरी चाकसू में, सील की डूंगरी चाकसू, चाकसू क्षेत्र है शीतला माता का मंदिर बनाता है, शीतला माता का मंदिर बनाता है सील की डूंगरी चाकसू में। किसके द्वारा, माधव सिंह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, इस निर्माण करवाया जाता है। तो इनके मेला कब लगता है, अष्टमी को लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले की अगर हम बात करते हैं तो इस मंदिर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है, चैत्र शुक्ल बोलते हैं सॉरी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता बसरा पूजन की अगर हम बात करते हैं उस दिन इसका आयोजन किया जाता है। तो यह मूर्ति स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था, यह मूर्ति स्थापित करने वाला, ये इस मंदिर का निर्माण करने वाला शासक कौन सा था, माधव सिंह है। इसके बाद में अगले शासक आते हैं, ईश्वर सिंह और माधव सिंह के बाद में अगले शासक जो आते हैं आमेर के, वो कौन से आते हैं, प्रताप सिंह, सॉरी प्रताप सिंह। अगले शासक 88 से लेकर 3 तक, 1788 से लेकर 1803 तक शासक कौन रहते हैं, प्रताप सिंह। आमेर के अगले शासक कौन से आते हैं, प्रताप सिंह। ईश्वर सिंह और माधव सिंह की मृत्यु के बाद में शासक बनते हैं वो प्रताप सिंह है। प्रताप सिंह की अगर हम बात करते हैं तो इनके द्वारा एक तो हवा महल का निर्माण करवाया गया था, हवा महल का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। 1799 में हवा महल का निर्माण करवाते हैं। यह कितने मंजिल का है, 5 मंजिल का। थोड़ा रास्ता की तरफ जाते हैं तो बाहर खिड़कियों की तरफ 953 जो झरोखे हैं उसका एक शीघ्र से संरचना है, उसे हवा महल कहा जाता है। इसका निर्माण कौन कराता है, प्रताप सिंह के द्वारा कराए जाते हैं। इसमें कहा जाता है 953 झरोखे और 365 खिड़कियां, 953 झरोखे हैं और 365 खिड़कियां इसमें बनाई गई, छोटी छोटी क्या है, खिड़कियां बनाई गई, 365 खिड़कियां हैं। अगर हम बात करते हैं प्रथम द्वार को सर्दपोल कहा जाता है और अंतिम को आनंदपोल कहते हैं। इसका द्वार जो है जिसे एंट्री लेते हैं तो प्रथम द्वार को सर्दपोल के नाम से जाना जाता है और अंतिम जो द्वार है उसे आनंदपोल कहा जाता है। इसके वास्तुकार कौन है, हवा महल के लालचंद पुस्ता, लालचंद पुस्ता। जयपुर में जो हवा महल बनाया गया है इसका निर्माण करता कौन है, प्रताप सिंह। ये अगर हम बात करते हैं 953 झरोखे हैं, 365 इसमें खिड़कियां हैं। इसके अगर हम बात करते हैं तो लालचंद पुस्ता इसके वास्तुकार। इसके दरबार में 22 गुणिजन खाना है, 22 बरमार वह गुणिजन खाना रहा करते हैं। तो प्रताप सिंह के दरबार की अगर हम बात करते हैं तो 22 विद्वानों का समूह रखता, 22 विद्वानों का यह समूह रखता था, जिसे अगर हम बात करते हैं 22 भरमार या गुणिजन खाना कहा जाता है। तो वह शासक बताइए जो 22 विद्वानों के गुणिजन खाना को अपने साथ में रखता था वो कौन से आते हैं, प्रताप सिंह। शासक कौन से आते हैं, प्रताप सिंह है। स्वयं यह वर्जनिधि के नाम से कविता लिखा करता, स्वयं क्या है, कविताओं का शौकीन था, स्वयं यह वर्जनिधि के नाम से कविता लिखा करता। प्रताप सिंह किस नाम से, वर्जनिधि के नाम से कविता लिखा करता था। इसने संगीत सम्मेलन का आयोजन किया था, संगीत सम्मेलन का आयोजन करता है क्योंकि शौकीन था तो संगीत का आयोजन करता है। तो अमेर का वह शासक बताइए जिसके द्वारा संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वह अपने प्रताप सिंह है। इसने राधा गीत गोविंद साहब, इसने क्या है एक ग्रंथ लिखा था
राधा गीत गोविंद सार है, जिसके लेखक की अगर बात करते हैं तो राधा गीत गोविंद सार है, तो उसके लेखक की अगर बात करते हैं तो देवश्री भट्ट ब्राह्मण है, देवश्री भट्ट ब्राह्मण है, उनके द्वारा राधा गीत गोविंद सार है, इसके दरबार में रहते थे, इसका आयोजन किया गया था, इस ग्रंथ को उन्होंने लिखा था। इसके बाद में 1818 में आमेर का शासक आता है, आमेर के शासक के द्वारा सहायक संधि कर ली जाती है। तो आमेर के अगले शासक कौन से आते हैं? सन 1818 में आमेर का शासक था जगत सिंह कछवाहा है, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, पहले बताया 1818 में जगत सिंह कछवाहा ने ईस्ट इंडिया कंपनी EIC के साथ सहायक संधि कर ली थी। सन 1818 में आमेर के शासक थे जगत सिंह कछवाहा है, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि कर ली जाती है। इसके बाद में आमेर के शासक आते हैं राम सिंह सेकिन, 1857। आमेर के शासक राम सिंह सेकिन आते हैं 1857 में। इनकी अगर हम बात करते हैं तो राम सिंह जब सेकंड आए थे, इनके कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी और अंग्रेजों ने इन्हें उपहार स्वरूप सितार-ए-हिंद की उपाधि दी थी। तो आमेर का वह शासक जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी, वो शासक कौन से आते हैं? राम सिंह सेकंड है, और इन्हें उपहार स्वरूप के सितार-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की जाती है। इन्हें उपहार स्वरूप क्या दिया जाता है? सितार-ए-हिंद की उपाधि दी जाती है। इसके बाद में आमेर के अगले जो शासक, आमेर के अगले शासक आते हैं राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड पढ़ रहे हैं, तो राम सिंह सेकंड जब आते हैं तो इन्हें अंग्रेजों की सहायता करते हैं। वह शासक बताइए जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? आमेर का राम सिंह सेकंड है, और सितार-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की जाती है। इन्होंने पॉलिटिकल एजेंट लुडलो के सहयोग से, पॉलिटिकल एजेंट कौन सा था उस टाइम? लुडलो के सहयोग से कुप्रथाओं पर रोक लगाई। तो इनके द्वारा पॉलिटिकल एजेंट लुडलो के सहयोग से कुप्रथाओं पर रोक लगाई गई थी, और इनके द्वारा मदरसा-ए-हुनरी और राजस्थान स्कूल जो है, बच्चियों का स्कूल है, वो स्थापित किया गया था। सबसे प्राचीन स्कूल की श्रेणी में कौन सा आता है? यही आता है। इसके बाद की अगर बात करते हैं, इसी के काल में प्रिंस अल्बर्ट भारत आता है। इसी के काल में प्रिंस अल्बर्ट भारत आता है। अतः जयपुर का रंग जो है गेरुआ करवाया गया था। जयपुर का हल्का रंग है वो किसके याद में? प्रिंस अल्बर्ट जब भारत आता है तो उसके स्वागत के लिए इनके द्वारा जयपुर का रंग जो गेरुआ है वो करवाया जाता है, हल्का गुलाबी करवाया जाता है। आज हम देखते हैं गुलाबी रंग का है, इसी के सहयोग से किया जाता है, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। तो ये आमेर के शासक थे, और आमेर के शासकों के बारे में इनका कर्म था, और इन्होंने मुख्य क्या कार्य किए थे। तो आमेर के शासकों में इतना ही। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसमें देखेंगे क्या पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।